गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने निबंध लेखन पढ़ा है। निबंध लेखन में जो निबंध के 5 प्रकार है मैंने तुम्हें बताए हैं। उसमें से पहला प्रकार है वैचारिक निबंध, दूसरा प्रकार है आत्मकथा पर निबंध, तीसरा प्रकार है कल्पनात्मक निबंध, चौथा प्रकार है चरित्रात्मक निबंध और पांचवा प्रकार है वर्णनात्मक निबंध। हमारा वैचारिक और आत्मकथा पर निबंध हो गया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कल्पनात्मक निबंध। ओके, अभी देखो कल्पनात्मक निबंध, उससे पहले मैं कुछ तुम्हें बताना चाहती हूँ। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य के जीवन में उनकी अनेक चाहते होती है, ख्वाहिशें होती है, तमन्नाएं होती है, ढेर सारी तमन्नाएं होती है। ओके, और उसे कल्पना की दुनिया में उड़ान भरना बहुत अच्छा लगता है। कल्पना में खो जाना उसे बहुत पसंद है। जब वो कल्पना में खो जाता है ना, तो जब उस कल्पना को वो वास्तविक रूप देता है और वास्तविक रूप देकर उसे जब लिखता है, तब वो कल्पनात्मक निबंध बन जाता है। ओके, कल्पना के तौर पर किया हुआ निबंध होता है। अभी देखो, तुम्हें पता है कि मनुष्य कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वह अपनी सभी इच्छाओं को तो नहीं पूरे कर सकता। उसकी बहुत सारी इच्छाएं जो होती है वो अधूरी रहती है। तो वो क्या करता है, अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो कल्पनाओं का सहारा लेता है। कल्पना में खो जाता है कि काश ऐसा होता, यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। ये सब क्या है, ख्याली पुलाव पकाना उसे कहते हैं, कैसल इन द एयर। ओके, तो ये देखो, उस कल्पना का वास्तविक रूप देना, ये हमारा एक प्रकार का हमारे मन के विचारों को बांधना है। कल्पना यानी कि देखो, कल्पना जो हमारी होती है उसे वास्तविकता का दर्शन देना, उसमें वास्तविकता छिपी होती है और इस वास्तविकता को सामने लाना, लेकिन कल्पना के तौर पर। हाँ, तो ये हो गया काल्पनिक निबंध। तो असल में देखा जाए तो काल्पनिक निबंध की परिभाषा क्या है, देखो, कल्पना के आधार पर लिखे जाने वाले निबंध को कल्पनात्मक निबंध कहते हैं। अभी यहाँ से पता चला कि कल्पनात्मक निबंध, कल्पना जिसमें हम सोचते हैं, इमेजिनेशन रहता है, ऐसा होगा या नहीं होगा, रहेगा भी, वास्तवता के आधार में पर भी रहेगा और तुम्हारी कल्पना उससे जुड़ी हुई रहेगी। क्योंकि देखो, कल्पना को कोई बंधन नहीं होता है ना, तुम कल्पना कर सकते हो, लेकिन उस कल्पना को जब तुम बंधन में बांधते हो और जब लिखते हो तो कल्पनात्मक निबंध हो जाता है। ओके, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पे कल्पनात्मक निबंध के 4 प्रकार दिए हैं। बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मैंने अभी 4 चुने हैं। ओके, अभी इसमें से देखो, पहला प्रकार जो है वो है यदि मोबाइल नहीं होता, दूसरा है यदि परीक्षाएं नहीं होती, तीसरा है यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं समाज सेवक होता। यहाँ पे पहले 2 जो है वो नकारात्मक वाक्य में आते हैं। यदि मोबाइल नहीं होता, परीक्षाएं नहीं होती, सूरज नहीं उगता, पाठशालाएं नहीं होती। ओके, ये नकारात्मक है लेकिन फिर भी पॉजिटिव है। और यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं समाज सेवक होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं मुख्याध्यापक होता, मुख्याध्यापक यानी कि प्रधानाचार्य होता, यदि मुझे पंख होते, यदि मैं पंछी होता। ओके, ऐसे बहुत सारे निबंध के प्रकार इसमें आते हैं, कल्पनात्मक निबंध में आते हैं। तो देखो, अभी जो पहला है हमारा, कौन सा है पहला, यदि मोबाइल नहीं होता। तो देखो, मोबाइल, तुम्हारे हाथों में है मोबाइल। अभी मोबाइल हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है। तो हम ऐसा कोटेशन, देखो तुम्हें पता है कि निबंध लिखते समय मैंने वो सब बता दिए हैं बातें, कि निबंध लिखते समय कुछ पंक्तियाँ, सुवचन या अच्छे कहावतें तुम्हें याद आती है तो उसे लिखना है। अभी मोबाइल की उपमा यहाँ पे तुम लोग ऐसा लिख सकते हो कि जैसे बिन पानी की मछली
पानी के बिना मछली जो है वो नहीं रह सकती, उसी प्रकार आज मनुष्य मोबाइल के बिना नहीं रह सकता है। मोबाइल उसकी अत्यावश्यक चीज़ बन गई है। मोबाइल एक यंत्र है। क्या है मोबाइल? एक यंत्र है। वो यंत्र क्या करता है? लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। दुनिया की जो दूरियां है वो मिटाने का काम करता है। ये महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि आज हम विश्व के कौन से भी कोने में रहकर एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हैं। बातचीत तो छोड़ दो, हम एक दूसरे को आमने सामने देखकर, करोड़ों मील हम एक दूसरे से दूर है, फिर भी आमने सामने देखकर बातें कर सकते हैं। ये मोबाइल बहुत बड़ी देन है। मोबाइल के कारण बहुत सारी सुविधाएं हमें मिली है। ओके, अब ये जो तुम बताने वाले हो कि अगर मोबाइल नहीं होता तो तुम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता सकते हो। तो पहले उसका जो सदुपयोग है वो बताना है कि अभी देखो मोबाइल तुम्हारे हाथ में, इसके लिए तुम ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हो। अगर मोबाइल नहीं होता तो क्या होता? तुम्हें शिक्षा कैसे मिलती? शिक्षक तुम्हें कैसे पढ़ाते? ओके, तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। आज देखो किसी के यहाँ पे कोई मौत हो गई है या घर में कोई आसपास में कोई घटना घटित हो गई है, हमें मोबाइल के जरिए हमें तुरंत पता चलती है। पहले के ज़माने में ऐसा था कि अगर बेटा या पति बाहर परदेश में हो या जाता हो तो 2 दिन के बाद जब पहुँचेगा तब वो वहाँ से फ़ोन करेगा या तब चिट्ठी लिखेगा, तभी पता चलता था। लेकिन अभी मोबाइल के ज़रिए हमें पता चलता है कि परदेश में जाने वाले हमारे रिश्तेदार कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ तक है, सब हमें समय समय पर फ़ोन करके हमें बता देते हैं। ओके, तो ये पूरे दुनिया को एक साथ करके बांध के रखा इस मोबाइल ने। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस मोबाइल के ज़रिए बहुत सारे युवक और युवतियाँ जो है वो बुरे फिल्मों में या बुराइयों में फंस गए हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, उसके कारण क्या हो गया है, हम बातचीत तो करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके कारण क्या हो गया है, युवक और युवती जो है उसमें बहुत सारा जो अनैतिक संबंध जो है वो बढ़ गए हैं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि उस दलदल में वो कैसे फंसे जा रहे हैं। ओके, तो ऐसे 2 तरीके हो सकते हैं। तुम्हारी कल्पना है, तुम्हें पता है कि तुमने मोबाइल को देखा है, मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, तो उसके फ़ायदे क्या है, उसके टोटे क्या है, उसका कौन से लाभ है, हानि कौन सी है। तुमने एक ही विषय पर लिखा तो भी चलेगा, हानि पर लिखा तो भी चलेगा, या तुम लोगों ने लाभ के बारे में लिखा तो भी चलेगा, या हानि और लाभ दोनों के बारे में लिखा तो भी चलेगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि आज मोबाइल हम लोगों की बहुत ही, यानी कि इंसान की बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी आवश्यकता बन गई है। अगर मोबाइल की बैटरी लो हो जाएगी ना तो हमारे जीवन की बैटरी भी लो हो जाती है। हम ऐसे करते हैं ना कि जैसे कि हमारे किसी ने सांस ले ली हो। हाँ, महत्वपूर्ण फ़ोन आना है या इंटरनेट नहीं रहेगा, बिजली चली गई और हमारा मोबाइल चार्जिंग नहीं हो गया, तो हम इतने उतावले होते हैं या इतने हम गुस्से में बातें करते हैं कि एक दूसरे पर ताना मारते रहते हैं कि तुमने मोबाइल रिचार्ज क्यों नहीं किया, या चार्जिंग के लिए क्यों नहीं रखा, या नेट का प्रॉब्लम है। यानी कि मोबाइल के कारण हमने क्या किया है, अपने स्वयं पर भी बहुत सारे हम अत्याचार कर रहे हैं। ये तो यंत्र है, हमें उसके अधीन नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम ज़रूरत से ज़्यादा उसे महत्व दे रहे हैं। तो इस प्रकार तुम्हारे मन में जो कल्पना आती है उसे तुम्हें लिखना है। ओके, ना दूसरा देखो, यदि परीक्षाएं नहीं होती, वाह क्या बात है, परीक्षाएं नहीं होती तो हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ क्या क्या होता? हाँ, वाक्य तुम पूरा करो। अरे उसके जैसे हम बोलते हैं ना, कल्पना ही नहीं कर सकते कि परीक्षाएं नहीं होती। तुम लोग उसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हो कि बहुत गहरी नींद में था, ठंडी का मौसम था और माँ ने जगाया और कहा, अरे बेटा उठो, देखो आज तुम्हारी परीक्षा है ना, तो जल्दी उठो और पढ़ाई करो। माँ के ये शब्द मैंने अधखुली आँखों से, माँ की ओर अधखुली आँखों से, अधखुली यानी कि पूरी खुली नहीं, आँखों से देखा और रज़ाई की गर्मी से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। और उसी समय माँ ने तुमसे कहा है, चलो उठो जल्दी, परीक्षा है ना।
और तब तुम्हारे मन में विचार आता है कि काश ये परीक्षाएं नहीं होती, कि यदि ये परीक्षाएं नहीं होती, वाह कितनी अच्छी बात होती। परीक्षाएं नहीं होती, नो टेंशन, सिर्फ स्कूल में जाना है, टीचर सिखाएगी, उतना सीखना है, लेकिन उसे लिखना तो नहीं है, परीक्षाएं नहीं है, तो धमाल करेंगे हम, मस्ती मौज करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। घर पर टेंशन नहीं, क्योंकि हर वक्त टीचर जो गृह कार्य देती है हमें बहुत टेंशन आता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अरे परीक्षा नहीं होती तो हम अगले कक्षा में कैसे जाएंगे, पता कैसे चलेगा हमें, क्योंकि परीक्षा के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हम कितने लायक हैं, हम कितने गुणवंत हैं, हमारी जो बुद्धिमत्ता क्या है, ये परीक्षा के जरिए ही हमें पता चलता है। तो ये नहीं पता चलेगा, सब ऐसे ही आगे आगे चले जाएंगे, देश का विकास फिर रुक जाएगा, क्योंकि हर एक में किसी के पास प्रमाण पत्र जो है वो नहीं रहेगा कि उसकी कितने काबिलियत है उसके पास, वो तो हमें पता ही नहीं चलेगा। और उसके कारण ऐसे ही बिना एग्ज़ाम दिए सब भर्ती हो जाएंगे, तो देश का विकास नहीं हो सकता है। थोड़ी देर के लिए विचार जो है वो अच्छा लगता है, लेकिन हमारे भावी जीवन के लिए ये अच्छी बात नहीं है। ओके, तो ऐसा लिख सकते हो। या अभी तीसरा देखो, मैंने यहाँ पे दिया है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। आज प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तुमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है मोदी जी के बारे में, या हमारे बहुत सारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में तुम लोगों ने एक किताब पढ़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे प्रधानाचार्य जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या हमारे लाल बहादुर शास्त्री, उसकी एक किताब पढ़ी और तुम्हारे मन में भी यही विचार आया, उनके जो प्रेरक प्रसंग देखे और तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल आया कि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता। फिर देखो, प्रधानमंत्री होना ये ऐसे वैसी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। पूरी जनता का तुम प्रधान बन जाओगे, लीडर बन जाओगे, तो लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। निडरता, यानी कि लीडर वही बन सकता है जिसमें निडरता हो, बिना डरे फैसले लेना है, सोच समझकर फैसला लेना है। कौन सी भी परिस्थिति, कौन से भी आपत्ति हमारे देश पर आ सकती है, उस आपत्ति में जनता का साथ किस प्रकार देना है, जनता के लिए कौन से कायदे कानून अच्छे हैं। हमारे आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां तक अभी तक बिजली पहुंची नहीं है, बहुत सारे समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल नहीं है, अस्पताल के कारण बहुत सारे महिलाओं के जो डिलीवरी होते समय मृत्यु हो जाती है, या अन्य बीमारियों से जो पीड़ित है उसे सही समय पर वो अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा सकता, इसलिए वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी परेशानी है। गांव की ओर देखना है, गांव का विकास कैसा होगा। हर एक हमारे भारत देश के जो बालक है, बालिका है, उसे पढ़ लिख कर शिक्षित कैसे बनाना है, देश के विकास के लिए कौन से धोरणों को अपनाना है, कौन से कानून बनाने हैं, इनके बारे में तुम्हें बताना है। अभी ये सच्चाई के तौर पर भी हो सकता है, पता है। देखो, कल्पना करना अच्छी बात है, लेकिन कल्पना में ही तुम्हें क्या करना है, वास्तविकता का दर्शन देना है। वास्तविकता का, देखो, कल्पना करना ये मज़ेदार बात होती है, अच्छी बात है। जो मैंने अभी परीक्षा के बारे में बताया कि परीक्षा नहीं होती तो कितना अच्छा होता, सूरज नहीं होता उगता तो कितना अच्छा होता, कि हम सुबह नहीं होती, हम सिर्फ सोते ही रहते। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए अच्छी बात है, उसके बाद नहीं। ओके, तो ये कल्पना को वास्तविकता का आधार देना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि ये कल्पनारम्य विचार है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें सच्चाई दिखने वाली होनी चाहिए। तो एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी क्या है और तुम किस प्रकार से उसे निभाओगे, उसे बताना है। लेकिन ये सब कब हो सकता है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो। ओके, ऐसे अंत में आ जाएगा। और आगे का देखो, मैंने दिया है कि यदि मैं समाज सेवक होता, समाज सेवक, समाज की सेवा करने वाला। अब यहाँ पर भी तुम लोग बता सकते हो कि मदर तेरेसा है, बाबा आमटे है, बहुत सारे आज ऐसे समाज सेवक हैं कि जिन्होंने अपने परिवार को न्यौछावर कर दिया है, परिवार के बारे में सोचा नहीं, या पूरी उसकी पूरा परिवार ही समाज सेवा में लगा हुआ है। देश के कोने कोने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अनाथ है, दुर्बल है, विधवा है, बेसहारा है, उन लोगों को सहारा देना, अनाथों का नाथ बनना, और उसके प्रति तुम्हारे मन में दया का भाव किस तरह से उत्पन्न होता है, तुम उसके लिए
यानी कि जो बालक है, अनाथ बालक, उसके लिए क्या करोगे? किसी संस्थाओं का निर्माण करोगे, संस्थाओं के मार्फत या माध्यम से जो ये ऐसे गरीब जनता है उस तक कैसे पहुँचोगे? समाज की सेवा किस प्रकार करोगे? क्योंकि समाज की सेवा करना ही हमारा एक आद्य कर्तव्य है। हम बोलते हैं ना कि भारत मेरा देश है और सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। सिर्फ बोलने के लिए नहीं है प्रतिज्ञा, हमें उसका आचरण करना चाहिए, कृति में उतारना चाहिए। ओके, तो इसके लिए समाज सेवक बनना है, समाज की सेवा करना है, निस्वार्थी भावना से समाज की सेवा करनी है। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कि हम सबके आगे हैं, ऐसा है वो सब दिखावे के लिए, और फिर जो रास्ता बनाने के लिए जो पैसे आए वो खुद हड़प कर लेंगे, ऐसा नहीं समाज सेवक बनना है। जी तोड़ मेहनत करने वाला, गरीबों का साथ देने वाला, समाज की प्रगति करने वाला, ऐसा समाज सेवक बनना है। समाज सेवक बनकर भारत की शान बनना है, भारत का विकास करना है। और इस तरह से तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार आ सकते हैं। ये विचार तो मेरे हैं, तुम्हारे अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो ये विचारों को तुम्हें क्या करना है? बहुत ही सुंदर ढंग से, आकर्षित ढंग से लिखकर काल्पनिक निबंध लिखना है, कल्पना करनी है। लेकिन वो भी कल्पना करते समय उसमें वास्तविकता का आना ज़रूरी है। ओके, अगर मैंने एक और बता दी थी कि अगर मुझे पंख होते तो मैं क्या करता? आकाश में उड़ता, फिर झरनों की तरफ जाता, फिर मैं मीठे मीठे फल खाता, दुनिया की सैर करता। और मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुझे यहाँ वहाँ भटकना ही नहीं पड़ता, अभी पढ़ाई का टेंशन नहीं होता है। हाँ, मैं किसी झील पर बैठ जाता और फिर बहुत ही अच्छी तरह से वो जो मीठा पानी है झील का, उसका आस्वाद लेता। ऐसे बहुत सारे विचार तुम कर सकते हो। ओके, इस तरीके से तुम्हें क्या करना है? कल्पनात्मक निबंध जो है उसे लिखना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो मैंने यहाँ पे तुम्हें एक निबंध दिया है, वो है यदि संगणक न होता। मैं संगणक पर काम कर रहा था, अचानक संगणक बंद हो गया और मेरा पूरा काम चौपट हो गया। मैं बेबस होकर संगणक की ओर देखता रहा। तब मेरे मन में विचार आया, यदि संगणक न होता। आज दुनिया संगणक के हाथ में है। आने वाला युग संगणक का युग होगा। संगणक मानव मस्तिष्क की एक अद्भुत खोज है। इसे चमत्कारों का खजाना कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। आज मनुष्य की जिज्ञासा से विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में जो क्रांति है, उसके केंद्र में संगणक का महत्वपूर्ण योगदान है। आज हालत यह है कि संगणक मनुष्य का स्थानापन्न बन गया है। मनुष्य जटिल समस्याओं का हल खोजने के लिए संगणक का मुंह देखता दिखाई दे रहा है। जो काम मनुष्य नहीं कर सकते, वे सारे काम बिना त्रुटि संगणक कर रहा है। कुछ विभाग तो संगणक पर इस कदर निर्भर हो चुके हैं कि संगणक में किसी तरह की गड़बड़ी आते ही उनका काम ठप्प हो जाता है। रेल आरक्षण, बैंकों का लेना देना, पोस्ट ऑफिस का कामकाज आदि संगणक पर आधारित है। ऐसी हालत में यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि संगणक न हो। संगणक आज हमारे दैनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। यदि संगणक न होता तो रेल टिकट, आरक्षण तथा बैंकों, कारखानों, प्रयोगशालाओं, शोध संस्थाओं, अस्पतालों, विभिन्न कार्यालयों, पुस्तकालयों, खेल, विज्ञान, समाचार पत्रों, मुद्रण कला, विभिन्न चैनलों आदि का नाम जितने तेज़ी से हो रहा है, उतनी तेज़ी से न हो पाता। आज के ज़माने में यह कल्पना बिल्कुल नहीं की जा सकती कि संगणक न हो, बल्कि संगणक में नित नवीन शोध हो रहे हैं और संगणक की नई नई पीढ़ियाँ आती जा रही है। अब वह दिन दूर नहीं जब संगणक वे सारे काम करने लगेगा जो मनुष्य कर रहा है। वैसा अधिकांश कार्य आज कंप्यूटर ही कर रहा है। इसलिए
अगर संगणक न होता तो देश के विकास में रुकावट पैदा होती, इसलिए संगणक का होना ज़रूरी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये निबंध जो है मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हें अच्छी तरह से उसे अपने निबंध के बुक में लिखना है। देखो, संगणक का मतलब कंप्यूटर, तुम्हें वो पता होगा इसलिए मैंने पहले बताया नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें पता नहीं होगा। तो संगणक, इसे हम कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर के नाम से हम जानते हैं। ओके, जो ये निबंध है और कल्पनात्मक निबंध जो मैंने तुम्हें अभी बताया है, सिखाया है, उम्मीद है कि तुम्हें वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।